ज़ुबैर साहब मईशत के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सलमान राजा साहब, असद कैसर साहब, मुस्तफ़ा खोकर साहब अतू से कि आज जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मसाइल की जब हम बात करते हैं तो मईशत पाकिस्तान के अवाम जो सफ़र कर रहे हैं और इस फ्लड्स के आने की वजह से जो और सफ़र करेंगे उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि वज़ीर आज़म साहब ने कल चीन में तकरीर की और पूरी दुनिया को ये बताया कि जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने यानी कि अप्रैल 2022 से पाकिस्तान में करप्शन ही नहीं हुई है। अभी इतना बड़ा झूठ इंटरनेशनल ऑडियंस के बाद बोला, तो इस वजह से मैं दो सिर्फ वाक़यात बताऊँगा। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तफसील है करप्शन की और वो इनके अपने सोर्सेस के बताऊंगा। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की दो रिपोर्ट्स हैं। एक उन्होंने वीट स्कैंडल पर पार्लियामेंट में सबमिट की, वज़ीर आज़म को सबमिट की और उसमें यह बताया गया कि 300 बिलियन रुपए के करप्शन हुई है, 300 बिलियन रुपए की। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि करप्शन ही कोई नहीं हुई। मेरा ख्याल है उनको डिक्शनरी खोल के करप्शन का के मीनिंग समझने की ज़रूरत है कि करप्शन कहते हैं कितने। करप्शन कहते हैं जो अशराफिया की, फैसला साजों की जेबों में जाता है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एक और जो बड़ा स्कैंडल है, शुगर स्कैंडल, जिसमें 300 बिलियन, और ये अगेन अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री कमेटी में जाके बताया कि ये जो रिसेंट प्राइस इंक्रीजेस हुई हैं इसकी वजह से 300 बिलियन रुपए शुगर मिल ओनर्स की जेबों में गया है। शुगर मिल ओनर्स हैं कौन? सारे के सारे वो हैं जो कि फैसला साजी करते हैं, जिनकी हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म के बेटे हैं, खुद जहांगीर तरीन हैं, चौधरीज़ हैं, आई मीन यू नेम इट, जरदारीज़ हैं, सारे के सारे शुगर मिल ओनर्स हैं। 300 बिलियन अकाउंटेंट जनरल ने कह दिया और वज़ीर आज़म साहब ने हड़प कर लिया। उनको पता ही नहीं कि 300 बिलियन गए कहाँ हैं। और उन्होंने ये वादा किया था कौम के साथ जब ये शुगर स्कैंडल सामने आया है कि मैं कन्फ्रंट करूँगा शुगर माफिया को। उसको 2 महीने हो गए उस बात को, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जब आप ये बातें करते हैं ना करप्शन की, एक और मैं चूँकि ये रिसेंट वाक़या और बड़ा कंसर्न है, आपको पता है कि IPPs के हवाले से जो पाकिस्तान ने जो बोझ उठाया है, सिर्फ मैं आपको बता दूं कि 8.4 ट्रिलियन रुपीज़ 10 साल में हमने कैपेसिटी पेमेंट्स, यानी कि हमने यूज़ नहीं की बिजली, ख़रीदी नहीं बिजली, लेकिन चूँकि एग्रीमेंट ऐसा था तो 8.4 ट्रिलियन रुपीज़ ओवर 10 ईयर्स हमने दिया। अब इन्होंने ECC ने एक अप्रूव किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शिपमेंट के लिए, एक टन बन रहा है पाइपलाइन, उसका ठेका दिया है पहली चीज़ बग़ैर बिडिंग के। कौन सा असूल कहता है कि बग़ैर बिडिंग के होना चाहिए? जो प्राइस आगे से आ गई, अब मैं उन कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाहता जो कंपनीज़, फॉरेन कंपनीज़ भी इन्वॉल्व हैं, बट आपने बिडिंग क्यों नहीं कराई है? बिडिंग कराते तो प्राइस आपको अच्छी मिलती। क्या एक ही कंपनी थी पूरी दुनिया में जो कि उसको ठेका देना था? दूसरी बात, आपने उसकी रीपेमेंट्स जो डॉलर बेस्ड कर दी हैं। फिर वही IPP वाला प्रॉब्लम, आधी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी रुपीज़ में और रिटर्न डॉलर्स में कमिट कर रहे हैं। ये कौन सी दुनिया का असूल होता है? और फिर कह रहे करप्शन नहीं है। ये ECC ने अप्रूव कर दिया, अभी ये काबीना में जाने वाला है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई अच्छा, उसमें भी वो क्लॉज है जो कैपेसिटी पेमेंट वाला था कि शिपमेंट हो या ना हो आपको पेमेंट करनी है। अभी आप एक मुश्किल बुरान से निकले नहीं हैं, आप एक दूसरे मुश्किल बुरान में कौमें सीखती हैं कि भाई हमने जो गलती की थी, अभी सब कोई भी ऑन नहीं करता IPPs एग्रीमेंट को कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करनी पड़ी। अगेन आई एम रिपीटिंग 8.4 ट्रिलियन। यहाँ अब एक और आप एग्रीमेंट कर लिया आपने, ECC ने अप्रूव भी कर दिया, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और द कैबिनेट ने। अब मैं और चौथा जो एग्जांपल है, खुद मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ की अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस में सुन लेते वज़ीर आज़म, कि वो खुद अपने सियालकोट के बारे में कह रहे हैं कि कितनी करप्शन हो रही है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को ये याद दिलाने की ज़रूरत है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट। हाँ, चूँकि आपने मीडिया को इतना कंट्रोल किया हुआ है, इस वजह से वो करप्शन की कहानियाँ उस तरह से नहीं आती जिस तरह से पहले आती थी। दूसरी चीज़ है फ्लड्स के हवाले से, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि फ्लड्स आए, वो तो जाहिर सी बात है, हम सबको अफसोस है। बट मैं ये समझता हूँ कि इसको ये सारा का सारा कसूरवार नेचुरल रीजंस को देना और क्लाइमेट चेंज को देना, ये जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ। सलमान साहब ने एक जिक्र किया था
कि 2022 में जब सैलाब आए थे, क्योंकि मैं ये शो करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से करोड़ों पाकिस्तानी आज सफ़र कर रहे हैं, करोड़ों अवाम सफ़र कर रहे हैं। 2022 में आपका सैलाब आया, मैं पीछे नहीं जा रहा, पिछले अदवार में 2022 को ले लेते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल आए यहाँ, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की बाहर, इंटरनेशनल डोनर्स आए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ आए, ADB, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, दूसरे इदारे आए। $11 बिलियन की प्लेजेस हुई, $11 बिलियन की। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब आज फरमाते हैं कि वो जो प्लेजेस थे वो हमें इसलिए नहीं मिले कि हमने बैंकेबल प्रपोजल्स दिए ही नहीं। किसका कसूर है? अगर आपने सिर्फ अपना काम किया होता, फिजिबिलिटीज़ बनाई होती इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के साथ बैठ के, और वो सबमिट करते, $11 बिलियन आपके पास आते 2022 में, आप इन्वेस्टमेंट करते, आप घर बनाते, आप कैनाल्स का सिस्टम ठीक करते, आप अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाते, आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाते। आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं आए। सिर्फ $3 बिलियन आए थे, वो इस वजह से आए थे, वो ADB और वर्ल्ड बैंक के थे एसेंशली, और थोड़े से कुछ और आए थे। बट बल्क ऑफ द मनी क्लोज टू $8 बिलियन नेवर केम टू पाकिस्तान। अब उसका कौन कसूरवार है? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, सारी के सारे मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी उस वक़्त भी हुकूमत में थी। उसके बाद से आप एकदम से उठे जब फ्लड्स आए। अब फ्लड्स आए, आप तैयारी करते हैं। अब मैं सिर्फ पंजाब के फ्लड्स की सिर्फ जिक्र कर दूँ, और मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि वो जापान क्यों गई थी मरीम नवाज़ या थाईलैंड क्यों गई थी। 26 अगस्त को ये आपके रिकॉर्ड में और आपके अखबारात में 27 की फर्स्ट हेडलाइन थी सबसे बड़ी कि पंजाब डूब गया। मरीम नवाज़ 26 तारीख तक जापान में थी, 26 तारीख तक। इसका मतलब है कोई डिज़ास्टर सिस्टम नहीं था, इसका मतलब है कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, या अगर था तो फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको वापस भाग के आना। ब्यूरोक्रेट्स वहाँ, चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे हुए जापान में, सीनियर मिनिस्टर वहाँ बैठी हुई हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठी हुई हैं, बाकी सारे 4, 5, 6 मिनिस्टर्स और बैठे हुए। मैं उसमें नहीं जा रहा उनकी पॉलिटिक्स में कि कौन कौन गया था, जहाज़ क्यों भर के लेके गए थे, वो एक अलग मौजू है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप 27 को लैंड करती हैं, 27 के डॉन और दूसरे अखबारात आप उठा के देख लें कि उसमें क्या हेडलाइंस है पंजाब में सैलाब के हवाले से। वेयर डज शी गो? शी गोज टू मरी। क्यों? वहाँ बड़ों की बैठक होनी है। किस लिए? कि जी हमने कब तक रहने, ये निज़ाम को आगे लेके चल रहे हैं। अभी आप मुझे बताएं कि ये सीरियसनेस है कि आप निज़ाम को अगले 5 या 10 साल आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह ने जिक्र किया, और आपको इतनी अर्जेंसी नहीं है कि आप जाएं लाहौर में। बाय द वे, शी वॉज टू गो टू लाहौर, जाहिर सी बात है लाहौर कैपिटल है और सिचुएशन भी है। शी केम टू, जहाज़ इस्लामाबाद आया ताकि वो रश करके जा सके। अभी इतनी कैजुअलनेस है। मैंने आपको मोहम्मद औरंगजेब का बयान बता दिया $11 बिलियन के हवाले से। ख्वाजा आसिफ ने कल तकरीर की है फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने कहा यह गलत है कि अगर हम आसमानों को ब्लेम करें या क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करें, ये सैलाबों की वजह से हमारा कसूर है, हमने वो ऐसे काम किए, हमने वहाँ इजाज़त दी कॉलोनीज़ बनाने की। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जहाँ में नहीं देनी चाहिए थी, और आपको भी पता है कि उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर मिनिस्टर, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर, उन्होंने जियो न्यूज़ के सामने ये कहा कि हज़ारों लोगों को हमने मरवा दिया बिकॉज हमने कुछ हाउसिंग कॉलोनीज़ को बचाना था, अशराफिया को बचाना था। ये दिस इज़ हिज वर्ड्स, नॉट माय वर्ड। तो आप खुद सोचिए, अब ये जो सैलाब आ गया, ये तबाही होगी, इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कौन बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तान के अवाम, करोड़ों अवाम बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी जो सिचुएशन में गुर्बत, उसमें इजाफा होगा। ऑलरेडी 45% है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा थी। अब ये तकरीबन अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि 50% तक पहुंच जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो 22% है, पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट है। जाहिर सी बात है, जब आपकी इकनॉमिक सिचुएशन जो ख़राब होगी, मज़ीद ख़राब होगी जो अभी है, उसमें फिर आप 22% से पता नहीं 30% पहुँच जाए, 25% पहुँच जाए, बट कम होने का कोई चांस नहीं है। आपकी ग्रोथ जो पिछले 3 साल से 1.62 एवरेज कर रही थी, वो मज़ीद ख़राब होगी। अगर ये सब 4 साल का है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना शोर मचाया गया, आज भी चीन बैठे हुए हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे।
दर्जनों मुल्कों का दौरा किया, दर्जनों मुल्कों का दौरा किया पिछले 3-3.5 साल में। आप मुझे $1 का फ़र्क बता दें कि वो कौन सा लेके आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। $1 का फ़र्क बता दें, वहीं के वहीं खड़े हुए। तो आपने किया ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये है कि जितने इदाद शुमार हैं, जो एक जिक्र किया था सलमान ने इसका ट्रेड डेफिसिट का, पाकिस्तान की मईशत चल किस पर रही है? पहले भी मैंने कहा, हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान को लोन्स मिल जाएं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक रोल ओवर कर दें जो पैसे उन्होंने स्टेट बैंक में रखवाए थे, और पाकिस्तान के वर्कर्स जो हैं वो खून पसीने की कमाई करके रेमिटेंस के ज़रिए यहाँ भेज दें। एक्सपोर्ट तबाह हाल है। अभी नंबर्स जो आए हैं जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, $6 बिलियन सिर्फ दो महीने में ट्रेड डेफिसिट हो गया, यानी कि अलार्मिंग इंक्रीज़ है। यानी कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं और इंपोर्ट्स $11 बिलियन 2 महीने में हो गई हैं। सो अगर यही ट्रेंड रहेगा तो आप सोचें, हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से हमने शुरू किया था। करंट अकाउंट डेफिसिट भी ऊपर जाएगा, ट्रेड डेफिसिट भी ऊपर जाएगा, और जाहिर है उससे जो भी मुश्किलात आती हैं इकॉनमी में। सो बात यह है कि, और मैं एक पानी के हवाले से इन सीरियसनेस बता दूँ हुकूमत पाकिस्तान की, ये जो बजट आया है इसमें वाटर एलोकेशन 45% पिछले साल के मुकाबले में कम की गई है। अभी आपको पूछें कि भाई, आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज, आप कहते हैं वाटर रिसोर्सेज, आप कहते हैं कि जी हमने इस शोबे को तरजीह देनी है, और आपने 45% एलोकेशन कम कर दी। आई मीन, कोई लिमिट होती है आपकी तरजीहात। बढ़ाई कहाँ है? एजुकेशन में कम किए, हेल्थ में कम किए, वाटर एलोकेशन में कम किया, टोटल में आके 45%। बढ़ाई कहाँ है? वो MNAs को और सेनेटर्स को जो इलेक्ट नहीं हुए हुए, उनको पैसे देने ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के वो काम करें और वहाँ से करप्शन में इजाफा हो। आई मीन, ये आज की सूरत हाल है। एहसन इकबाल साहब इज़ अ विटनेस टू ऑल ऑफ दिस, और उनके सामने ये हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है कि आपने पैसे देने हैं, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी रखनी है, और कंटिन्यूटी रखने के लिए हमें इनको पैसे देने, और जहाँ सबसे ज़्यादा कौम को ज़रूरत है उधर आपने काटने। सो इकॉनमी वाइज पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गो इनटू इन्फ्लेशन का जिक्र किया था अभी सलमान ने। जाहिर सी बात है, अभी जो सूरत हाल है एग्रीकल्चर के हवाले से, पिछले साल एग्रीकल्चर 5 मेजर क्रॉप्स नेगेटिव में थी। अब जितनी क्रॉप्स हैं, राइस है, मेज़ है, दूसरी क्रॉप्स हैं, वो सारी बह गई हैं। तो अब आपका एक तो उस पर आएगा, प्रेशर आएगा कि आपको ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और आपका फॉरेन एक्सचेंज उस पर लगेगा। और डॉलर के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, लेट मार्केट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये जो ज़बरदस्ती कंट्रोल करके रखा हुआ डॉलर को, इसके वैसे ही नताइज होंगे जैसे मुशर्रफ ने जब छोड़ा था, जैसे जब इसहाक डार ने छोड़ा था। क्योंकि आप जब ज़बरदस्ती कंट्रोल करके रखते हैं, मार्केट से ख़रीद के उठा के लेके आते हैं, आप क्रैक डाउन करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस रन नहीं करने देते, तो एक तो आपकी मईशत सफ़र करती है, आपकी इकॉनमी सफ़र करती है, और फिर उसके बाद आपको फॉरेन एक्सचेंज जब एकदम से खुलेगा, मार्केट फोर्सेस जब करेंगी, तो फिर आपका 300 भी जाएगा, और वो झटका आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हो चुकी है।